लगता है कि हाल ही में सरकार 2 बड़े कानूनी बदलाव लेकर आई है। एक आउटसोर्सिंग आयोग बनाने की बात है और दूसरा नए लेबर कोड्स लागू हुए हैं। हाँ, लेबर कोड्स। जाहिर है इनका मकसद काम करने वालों को ज्यादा सुरक्षा देना है, लेकिन जो बात मुझे पढ़कर सच में हैरान कर गई वो ये है कि दस्तावेज के मुताबिक बैंक मित्रों को इन दोनों के दायरे से बाहर रखा गया है। और ये सिर्फ एक छोटी मोटी चूक नहीं है, ये उन्हें एक कानूनी शून्य में, मतलब एक लीगल वैक्यूम में धकेल देता है। लीगल वैक्यूम? देखिए, ये जो नए लेबर कोड्स हैं, खासतौर पर जो सोशल सिक्योरिटी कोड हैं, उनका एक बड़ा मकसद था कि गिग वर्कर जैसे जो नई तरह के काम करने वाले हैं उनको भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जाए। हाँ, ये तो काफी चर्चा में था। तो ये और भी ज्यादा चौंकाने वाली बात है कि बैंक मित्र जो दशकों से इस व्यवस्था की रीढ़ बने हुए हैं, वो इस नई परिभाषा से भी बाहर कैसे रह गए? तो फिर वो किस श्रेणी में आते हैं? अगर वो कर्मचारी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले नहीं है और गिग वर्कर भी नहीं है, तो फिर है क्या? यही सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। और यही सवाल इस दस्तावेज में सीधे सीधे पूछा गया है, हम हैं क्या? तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर किसी बैंक मित्र के साथ मान लीजिए काम करते हुए कोई हादसा हो जाए या कोई धोखाधड़ी हो जाए, तो कानूनी तौर पर कोई भी जिम्मेदार नहीं है? बिल्कुल। न बैंक, न सरकार, और ना ही वो कंपनी जिसने उन्हें काम पर रखा है। आपका सवाल बिल्कुल सही जगह पर चोट करता है। यही इस कानूनी अस्पष्टता का सबसे भयानक नतीजा है। अच्छा? जब कोई परिभाषा ही नहीं है तो जवाबदेही किसकी होगी? दस्तावेज में इस दर्द को साफ तौर पर बताया गया है। जब ये लोग अपने हक के लिए जाते हैं तो उन्हें एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर भगाए जाते हैं। आरबीआई से पूछो तो वो कहता है बैंकों से बात करो। बैंकों के पास जाओ तो वो उन कॉर्पोरेट कंपनियों की तरफ इशारा कर देते हैं, वो वापस बैंक की तरफ। ये तो एक अंधीन चक्कर है। बिल्कुल, मतलब ये एक ऐसा चक्कर है जो कभी खत्म ही नहीं होता और बैंक मित्र बीच में पिस रहे हैं। ये तो बहुत ही, क्या कहूँ, निराशाजनक स्थिति है। जरा सोचिए, आप एक बैंक मित्र हैं। आपने अपनी जमा पूंजी लगाकर एक छोटी सी दुकान में लैपटॉप, प्रिंटर और फिंगरप्रिंट स्कैनर लगाया है। हाँ, अपना पूरा सेटअप। हाँ, आप दिन भर में 100 लोगों की पेंशन निकालते हैं, उनके बच्चों की स्कॉलरशिप के पैसे देते हैं, लेकिन शाम को घर जाते हुए आपके पास अपनी नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। ये मानसिक दबाव कितना भारी होगा। और आपने जो जमा पूंजी की बात की ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। दस्तावेज की एक लाइन है, हमने अपना पैसा और जी जान लगा दी, अपने जीवन का बहुमूल्य समय लगा दिया। ये दिखाता है कि ये सिर्फ उनकी मेहनत नहीं है, ये उनका अपना पैसा है जो इस काम में लगा है। सही। या एक तर्क ये भी दिया जा सकता है कि इन्हें एजेंट या उद्यमी के तौर पर देखा जाता है जो कमीशन पर काम करते हैं। हाँ, ये तर्क तो सुनने में आता है। लेकिन स्रोत इस तर्क को भी एक तरह से खारिज करता है। कैसे? क्योंकि इन तथाकथित उद्यमियों के पास कोई स्वायत्तता, कोई ऑटोनॉमी नहीं है। उन्हें कितना कमीशन मिलेगा, वो कौन सी सेवाएं देंगे, उनके काम करने के नियम क्या होंगे, ये सब कुछ बैंक या कॉर्पोरेट कंपनियां तय करती हैं। अच्छा, मतलब कंट्रोल उनके हाथ में नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो ये कैसे उद्यमी हुए जिनके पास अपने बिजनेस को चलाने का कोई कंट्रोल ही नहीं है? उन्हें लगता है कि उनके साथ एक तरह का धोखा हुआ है। उन्हें उम्मीद थी कि देश की सेवा करने के बदले एक दिन उन्हें पहचान मिलेगी, लेकिन दस्तावेज कहता है यहां तो स्थिति उलट हो गई है। पहचान मिलने के बजाय जो थोड़ी बहुत पहचान थी वो भी धुंधली पड़ गई है। इस पूरी बातचीत में जो एक दर्द और बेबसी की भावना उभर कर आ रही है वो बहुत गहरी है। बहुत गहरी। और ये सिर्फ एक पेशेवर संकट नहीं है, ये एक मानवीय संकट भी है। दस्तावेज का एक हिस्सा है जो सीधे दिल पर लगता है। उसमें एक सवाल पूछा गया है, क्या बैंक मित्र इंसान नहीं है? यस, ये सवाल किसी भी व्यवस्था को झकझोरने के लिए काफी है। बिल्कुल। ये सिर्फ सैलरी या नौकरी की सुरक्षा का सवाल नहीं है, ये मानवीय गरिमा, ह्यूमन डिग्निटी का सवाल है। जब आप देश के लिए इतना जरूरी काम कर रहे हो और फिर भी आपको ये पूछना पड़े कि क्या आप इंसान हैं, तो इसका मतलब है कि व्यवस्था में कहीं बहुत गहरी खराबी है। बिल्कुल। और वो अपनी तुलना उन प्लेटफॉर्म वर्कर्स से करते हैं जो शायद कुछ सालों से ही काम कर रहे हैं, लेकिन उन पर मीडिया और नीति निर्माताओं का ध्यान गया है। हाँ, उनके लिए नियम बनाने की बातें हो रही हैं। ये लोग पूछते हैं कि हम तो पिछले कई दशकों से इस व्यवस्था की सेवा कर रहे हैं, फिर हमारी अनदेखी क्यों? ये तुलना इतनी असरदार क्यों लगती है? ये तुलना इसलिए असरदार है क्योंकि ये व्यवस्था के दोहरे मापदंड को उजागर करती है। अच्छा। ये दिखाती है कि जो चीजें नई हैं, शहरी हैं और मीडिया की नजरों में हैं, उन पर तो ध्यान दिया जाता है, लेकिन जो लोग चुपचाप सालों से दूर दराज के इलाकों में देश की नींव को मजबूत कर रहे हैं,
उनकी आवाज अनसुनी रह जाती है। सही बात है। ये एक तरह से दिखने और न दिखने वाले कामगारों के बीच का फर्क है। और इस अपील को और भी मानवीय बनाने के लिए वो अपने परिवारों का जिक्र करते हैं। हाँ, मैंने भी पढ़ा। दस्तावेज में लिखा है, हम सभी का परिवार है, बच्चे हैं जो हम पर आश्रित हैं। लेकिन क्या ये लोग किसी तरह का विरोध कर रहे हैं? क्या ये व्यवस्था के खिलाफ खड़े हो रहे हैं? नहीं, और यही इस दस्तावेज की सबसे खास बात है। क्या? वो बहुत साफ शब्दों में कहते हैं, हम स्पष्ट कर दें कि हम किसी का भी विरोध नहीं कर रहे हैं। यह टकराव का ऐलान नहीं है। अच्छा। यह सिर्फ अपनी पीड़ा और दर्द को सही अधिकारियों तक पहुंचाने की एक कोशिश है। उनका मकसद व्यवस्था को चुनौती देना नहीं है, बल्कि व्यवस्था का ध्यान अपनी ओर खींचना है, ताकि बैंक मित्रों का भला हो सके। यह मदद के लिए एक पुकार है, एक रचनात्मक संवाद की अपील है। वो समस्या का हिस्सा बनना चाहते हैं, समाधान का नहीं। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का निचोड़ निकालें, तो तस्वीर क्या बनती है? एक तरफ है बैंक मित्र, जो वित्तीय समावेशन की जमीनी नायक हैं, जिनके बिना सरकार की कई बड़ी योजनाएं सफल हो ही नहीं सकती। बिल्कुल नहीं हो सकती। और दूसरी तरफ वही नायक एक कानूनी अधर में लटके हुए हैं, बिना किसी पहचान, बिना किसी सुरक्षा के। और ये स्थिति उनके लिए एक गहरा व्यक्तिगत और पेशेवर संकट बन चुकी है। बिल्कुल, और बैंक मित्रों की ये दुविधा एक बहुत बड़ी वैश्विक चुनौती को भी दर्शाती है। अच्छा, वो कैसे? आज काम करने के तरीके तेजी से बदल रहे हैं। गिग इकोनॉमी, फ्रीलांसिंग, प्लेटफॉर्म वर्क, ये सब बढ़ रहा है ना? हाँ। ऐसे में पूरी दुनिया में ये सवाल उठ रहा है कि हमारे पुराने कानूनी और सामाजिक ढांचे इन नए तरह के कामों के साथ कैसे तालमेल बिठाएंगे, जो रोजगार की परंपरागत परिभाषाओं में फिट नहीं होते। सही बात है। बैंक मित्रों का मामला इसी बड़ी बहस का एक जीता जागता भारतीय उदाहरण है। हम उन लोगों को कैसे सुरक्षा और अधिकार देंगे जो अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी तो है, पर किसी तयशुदा खांचे में नहीं आते। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते एक विचार है जिस पर हम सब सोच सकते हैं। यह दस्तावेज और हमारी पूरी चर्चा बैंकिंग को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की बात करती है, जो एक बहुत महान लक्ष्य है। बिल्कुल। लेकिन उस व्यवस्था की आत्मा का क्या होता है जब अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का काम करने वाले लोग खुद को अधिकारों और पहचान की कतार में सबसे अंतिम महसूस करने लगते हैं?